मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज बादल खूब गरजे और फिर जी भरकर बरसे, मौसम के मिजाज भी खास से नर्म हो गए। सुबह से भी मौसम खासा बेहतर ही लग रहा है और बारिश की आज भी पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। बारिश ने मौसम के मिजाज तो दिलकश कर दिए, लेकिन शहरियों की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो गया। करीबन पूरा शहर ही डूबा। जौहर टाउन, लक्ष्मी, सांदा, फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाके पानी पानी हो गए, जिससे कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हुई और शहरी बर वक्त अपने दफातर में भी नहीं पहुंच पाए। कुछ शहरियों के घर तो बारिश के पानी से भर गए और वो बेचारे किसी न किसी तरीके से घरों से बारिशी पानी निकालते रहे, जबकि दूसरी जानिब लेस्को के फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद इलाकों से बिजली घंटों गायब रही। बारिश से जुड़े मसाइल के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हुए बताना मुझे आपको ये है कि कोरोना वबा के बायस लगने वाले लॉकडाउन के असरात अब कम होने लगे हैं। आज से डबल डेकर बस सर्विस के रूट का फिर से आगाज होने जा रहा है। बस कजाफी स्टेडियम से शाही किले तक शहरियों को सैर करवाएगी और उधर 14 मार्च से बंद चिड़ियाघर भी आज से खुलने जा रहा है। बच्चे फिर से अपने मनपसंद जानवरों से मिल सकेंगे। वक्त वही पुराना होगा, सुबह 9 बजे से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक का, जबकि बहुत सारे शहरियों ने अभी से सैर तफरीह के प्लान्स भी बना लिए हैं। खैर अच्छा है जी, इतने ज़हनी दबाव के बाद अब जिंदगी की रौनकें फिर से लौटने लगी। नाज़रीन, आगे बढ़े, कुछ अपने होनहार तालिब इल्मों की बात करें तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फिर नंबर 1 यूईटी एंट्री टेस्ट नताइज में तालिब इल्म सर फहरिस्त रहा, जबकि पोजीशन होल्डर सकलैन मुश्ताक की पजीराई भी खूब हो रही है। इदारे की जानिब से 50,000 रुपये इनाम और लैपटॉप का इनाम भी दिया गया। तालिब इल्म का कहना है कि ये कामयाबी स्टेप के बगैर नामुमकिन थी। मजीद क्या कहते हैं आतिफ परवेज रिपोर्ट में बताएंगे। ई कैट में पहली पोजीशन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और एजाज स्टेप से तैयारी करने वाले तालिब इल्म सकलैन मुश्ताक ने पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। हौसला अफजाई के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से तालिब इल्म को 50,000 रुपए का चेक और लैपटॉप दिया गया। सकलैन मुश्ताक ने कहा कि इस कामयाबी में पंजाब ग्रुप और स्टेप के असातिज़ा का किरदार अहम है। मुस्तकबिल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। जो आपकी एफर्ट होती है उससे ज़्यादा तकरीबन टीचर्स की आपकी एफर्ट होती है। आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को कि अगर बच्चा मेहनत करे तो उसके पीछे मोटिवेशन एक काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ही दिलाते हैं। उसके अलावा अल्लाह का करम होता है और पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, पेरेंट्स का पुश होता है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर के डायरेक्टर आरिफ चौधरी ने कहा, स्टेप का निजाम बेहतरीन है। एम कैट के टेस्ट में भी स्टेप के तलबा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। इट वॉज अ वेल थॉट सिस्टम आई थिंक, यानी जो चीज़ हमें बच्चों को बतानी चाहिए इन फ्यूचर भी, कि ये इतना गौर व फिक्र के बाद, इतनी थॉट प्रोसेस के बाद ये निज़ाम हमने बनाया हुआ है कि अगर होल हार्टेडली सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर अमल करें, इसके ऊपर एग्जीक्यूट करें प्रॉपर तरीके से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा इसमें पीछे रह सकता है। सकलैन मुश्ताक ने यूईटी एंट्री टेस्ट में 400 में से 354 नंबर हासिल किए। कैमरामैन इकराम शाह के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है सकलैन मुश्ताक की, आपने खुशी भी देखी है कि किस तरह से वो खुश हो रहे हैं अपने असातिज़ा की, वालिदैन की, इदारे की तारीफ भी करें। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमेशा तालीम के मैदान में खुद को भी मनवाता है और उसके साथ साथ अपने तालिब इल्म को बेहतरीन मौक़े फराहम करते हैं कि वो हर मैदान में अपने आप को सबसे ऊपर दिखा सके। आज सकलैन मुश्ताक से प्रोग्राम में आगे चल के हम आपकी मुलाकात भी करवाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की और ये मकाम हासिल किया। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, अभी हम कुछ बात करेंगे आपके मसाइल के हवाले से। और गुज़िश्ता रोज़ से शहरियों का सबसे बड़ा मसला एक ही बना हुआ है कि बारिश तो हो गई, लेकिन बारिश की वजह से जो मसाइल पैदा हो गए हैं उनसे अभी तक जान नहीं छूटी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बारिशी पानी जमा है। कल तो हमने देखा कि तकरीबन पूरा लाहौर शहर डूब चुका था, हर छोटे बड़े इलाके में पानी जमा था, इवन के पोश एरियाज भी नहीं बचे थे, लोगों के घरों तक पानी जा रहा था। जबकि नशेबी इलाकों की बात करें तो अब जो सारा शहर के ऊंचाई वाले हिस्सों का पानी था वो नशेबी इलाकों का रुख कर चुका है और वहां पर पानी जमा हो चुका है। क्या तैयारियां वासा ने की थी, क्या दावे किए थे, गुज़िश्ता रोज की
जो अभी तक के मॉनसून की स्पेल सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेल गुज़िश्ता रोज़ बरसा है, उसके हवाले से तैयारियां सारी खुलकर सामने आ गई हैं। क्या इंतजामात रहे और सबसे ज़्यादा कौन से इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई, बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन। शेख ज़ैन, प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमें बताइए कि गुज़िश्ता रोज़ मॉनसून का पहला एक स्ट्रॉन्ग स्पेल था और ज़्यादा बारिश देखी गई है, पूरा शहर डूबा रहा। बिल्कुल ऐसे ही, इसी तरह 1 जुलाई से ये मानसून का स्पेल स्टार्ट हुआ है और ये जो तकरीबन 1.5 महीने का बनता है जो अरसा ये मानसून का, इसमें गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश 107 मिलीमीटर ताजपुरा के मुकाम पे रिकॉर्ड की गई। उसके बाद जोहर टाउन का इलाका था जिसमें 103 और उसके बाद 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, और बाकी जितने भी एरियाज़ हैं शहर लाहौर के, वहाँ पे बारिश एवरेज 60 से 65 मिलीमीटर इन एरियाज़ में रिकॉर्ड की गई। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि जितनी बारिश एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ये बारिश अभी भी वो बारिश नहीं हुई, क्योंकि इस शहर लाहौर के ड्रेनेज सिस्टम में ने 285 और 250 मिलीमीटर भी बारिश बर्दाश्त की हुई है। इसके बावजूद 4.5 से 5 घंटे के दौरानिए में 100 मिलीमीटर का बारिश होना और उसके बाद तमाम का तमाम शहर को डूब जाना, ये कौन से इंतजामात थे? देखें, एक चीज़ जो रियलिटी है हम उसको तस्लीम करते हैं कि तेज़ बारिश होगी, पानी वहाँ पे जमा होगा, उसका निकास अल्टीमेटली एक टाइम गेनिंग प्रोसेस है, उससे 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन सिर्फ उसको 3 से 4 घंटे रहने देना। आप देखेंगे 5 घंटे के दौरान 100 मिलीमीटर बारिश हुई और फिर उसके बाद 100 मिलीमीटर बारिश को निकालने के लिए 6 से 7 घंटे का दरकार। इसी पे बात करते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है सैयद जाहिद अजीज साहब हैं, MD वासा हैं। आप सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद साहब, बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ एक स्ट्रॉन्ग स्पेल देखा गया है मॉनसून का, शहर कल फिर डूबा रहा है। देखें, ये आपको तस्लीम कर रही हैं कि शहर डूबा रहा। शेख ज़ैन, जाहिद साहब से दोबारा हम राब्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हमेशा जब भी हम जाहिद साहब से बात करते हैं तो वो बड़ा अच्छा, बड़े कूल से अंदाज में बताते हैं कि भाई इतनी बारिश होगी तो बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं, डेवलप कंट्रीज में ऐसा हो जाता है, हमारे यहाँ हो गया तो क्या हुआ? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब ज़्यादा बारिश होगी तो अल्टीमेटली वो पानी तो जमा होना है। इसी तरह हमारी तो हमेशा से इनके साथ डिबेट सिर्फ एक ही बात के ऊपर है कि इसका निकास कितनी देर में आप मुमकिन बनाते हैं। मुझे याद है कि कल के दिन ही जब वाइस चेयरमैन वासा और MD वासा की तरफ से हमें एक शेयर किया गया डॉक्यूमेंट जिसमें कहा गया कि ये इलाके तमाम क्लियर कर दिए गए हैं। अच्छा, मैं आज वासा इंतजामिया को ये बताना चाहता हूँ कि कतई तौर पे ये ना समझे कि ये 28 से 21 पॉइंटिंग पॉइंट है तो शहर है, इसके अलावा भी पूरा शहर मौजूद है, वहां से भी बारिशी पानी का निकास करना। आप बिलीव करें, मैं आपको इलाकों की निशानदेही करता हूँ। इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, ये सारी दाता गंज बख्श टाउन की जो बेल्ट है, यहाँ पे कल रात गए तक बारिशी पानी खड़ा रहा और ये वासा की हदूद आती है, इस हदूद से निकल भी नहीं सकते। बंद से पार के जो एरियाज हैं वहाँ पे बारिशी पानी मौजूद रहा, उसको नहीं निकाला गया। हत्ता के शादमान GOR के इलाकों में बारिशी पानी मौजूद था, उसका भी निकास नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि ये इनकी तरफ से जो क्लियरेंस दी जाती है, ऐसा नहीं होता कि MD वासा खुद हर जगह पे जाके वहाँ पे मौजूद होते हैं और फिर ये नीचे से एक पूरा सिस्टम होता है ना। तो जब सिस्टम में कहा गया कि वो क्लियर कर दिया गया तो इन्होंने हमें बता दिया कि क्लियर कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। गुलबर्ग जे ब्लॉक का एरिया रात 10 बजे तक क्लियर नहीं हुआ। शादबाग का इलाका, भगतपुरा, वो रात 10 बजे तक क्लियर नहीं हुआ। तो फिर किस तरह शहर लाहौर की क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है 4 घंटे बाद ही? आप देखें। मैं ठीक, शेख ज़ैन, जाहिद साहब से दोबारा से हम बात करते हैं। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे कि शहर एक बार फिर से डूबा रहा, ज़्यादा बारिश होती है तो यकीनी तौर पर पानी जमा हो जाता है, लेकिन रात गए तक भी जो पानी है उसका निकास नहीं हो पाया था। देखिए, ये तो बड़ी खुशआइन बात है कि पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बारिश हुई है इसमें अब 22 पॉइंट्स जो मेजर होते थे हमारे, उनमें से अब 21 रह गए हैं। और हमारी हर बारिश में आप शेख ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात होती थी इसमें लॉरेंस रोड पे। इस दफ़ा वो मुलाकात वहाँ पे अब होना ख़त्म हो गई है। उसके बाद अब जो मेजर पॉइंट्स हैं उनकी बजाय अब इलाके मज़ाफ़ाती या गलियां या मोहल्ले या कुछ इलाके, अब उनकी तरफ फोकस बढ़ गया हुआ है, क्योंकि मेजर पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके होते हैं बड़ी जल्दी, और ना ही हमें किसी बैरूनी इदारे की हेल्प लेनी पड़ती है जैसे कि दीगर शहरों में होता है। तो ये परफॉर्मेंस तो मेरा ख्याल है अप्रिशिएबल है। दूसरा मैं गिला ये करना चाहता हूँ, तमाम मीडिया आउटलेट्स पानी खड़ा होने का तो बताते हैं, लेकिन जब पानी क्लियर हो जाता है तो फिर बिल्कुल खबर नहीं देते। उसमें अवाम ये समझ रहे होते हैं कि शायद पानी अभी वहीं पे ही है और उसकी वजह से वो
तजब्जुब में रहते हैं कि बाहर निकलें कि ना निकलें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी मीडिया को हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके जो क्लियर होते जाए इलाके वो दिखाते जाएं कि अब लक्ष्मी चौक क्लियर हो गया, फलां क्लियर हो गया, अब भगतपुरा रह गया, अब कृष्ण नगर रह गया। तो वो थोड़ा सा एक ये भी पिक्चर आती जाए कि अब पानी क्लियर होता जा रहा है। अच्छा, और मैंने कल कैमरा, एक तो आपका चैनल नहीं कोई और चैनल, वो थोड़ा लेट हो गए लक्ष्मी चौक पहुंचने में, तो मैंने देखा कि वो कैमरा लेके सड़क के बिल्कुल करीब उसने कर दिया, बिल्कुल पानी से 3 इंच ऊपर। उसके बाद एक कंकर फेंका और उसे लहरें पैदा करके पिक्चर उतारी, क्योंकि वो लेट हो गए थे, पानी निकलने लगा था। तो ये थोड़ा सा हमें ज्यादा अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इदारों ने कुछ काम किया है, दिन रात जागते हैं। वाटर टैंक बनाया है उसका यकीनी तौर पर फायदा भी हो रहा है, उस पर तो हम मुसलसल बात भी करते रहे कि इसका फायदा होगा, इसे बन जाना चाहिए, लेकिन वहां पर भी अभी तक शेखजैन रोड नहीं बनी, जिसकी वजह से वो भी बेचारे शहरी परेशान है। एक तरफ से मसला हल हुआ है तो दूसरा सर उठाए खड़ा है। देखिए जाहिद साहब जो बातें कर रहे हैं इसमें मेरे 2-3 तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। एक तो जाहिद साहब ने ये फरमाया कि मीडिया को बताना चाहिए, लाहौर न्यूज़ का खासा है कि हम दोनों पिक्चर साथ साथ दिखाते हैं कि कितनी देर में कौन सी चीज़ क्लियर हुई। असल में मैं कहना चाह रहा था कि जाहिद साहब को मिस रिपोर्टिंग की जाती है। जो अफसरान है वो बता देते हैं इनको कि हाँ जी हमने ये इलाका क्लियर कर दिया, इनफैक्ट वो इलाका क्लियर नहीं हुआ होता। अभी जिस तरह ये इसका सवाल का जवाब जाहिद साहब से ले लेते हैं। जाहिद साहब, शेखजैन को लगता है कि आपको मिस रिपोर्टिंग की जाती है, कि जो नीचे का अमला है वो आप तक सब अच्छा की रिपोर्ट भेजते हैं और आप फिर मान भी लेते हैं? नहीं, जो बॉन्डिंग पॉइंट मेरा अमला तस्वीर के समय तो मुझे भेजता है, क्लियर हो गया है, और उसकी तस्वीर में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, टाइम होता है। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई ऐसा पॉइंट जो मीडिया समझे कि हमने क्लियर डिक्लेयर किया वो क्लियर नहीं है, तो जरूर निशानदेही किया करें, हम उसको देखेंगे। लेकिन जो ऐसा कभी नहीं हुआ कि लक्ष्मी चौक क्लियर ना हुआ और मुझे मेरे स्टाफ ने पिक्चर भेज दी हो क्लियर होने की। तो जैसे शेखजैन ने बताया कि कुछ इलाके रह जाते हैं, जाहिर है कि बहुत बड़ा शहर है, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी का है, तो हो सकता है हमने सारा सिटी क्लियर करके बैठे हों, लेकिन किसी जगह ब्लॉकेज हुआ हो, जैसे सांदा का बता रहे हैं, भगतपुरा हो, या कोई गलियां ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। लेकिन मेजर पॉइंट ये बिल्कुल इस तरह दीदा दिलेरी नहीं कर सकता स्टाफ के एमडी को बता दे कि क्लियर हो गया है और तस्वीर भी भेज दे और वो क्लियर ना हुआ हो। शेखजैन, सवाल मेरा आप ये मुझे बताइए कि ये अक्सर हम देख रहे हैं कि जो लाहौर शहर के ग्राउंड्स हैं वहाँ पर पानी जमा होता है, रोड ऊपर है, ग्राउंड नीचे है, पानी जमा हो जाता है। वो पीएचए ने निकालना है, वो किसने निकालना है? क्योंकि जब ग्राउंड में पानी जमा होता है, बच्चे वहाँ पर नहाते भी हैं और पानी इतने दिन तक मौजूद रहता है कि वो पानी सब्ज रंग का हो जाता है, वहाँ पर काई लग जाती है और वहाँ पर ताफुन, बदबू, गंदगी इंतहा हो जाती है। ये है वो बात जो मैं आपसे कह रहा था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जिम्मेदारी है ये जो वासा ने ग्रुप बनाया ना, गलती से उसमें पीएचए को ऐड नहीं किया। बेसिकली जिस तरह आपके शहर को आबाद करने के लिए मास्टर प्लान की जरूरत है, इसी तरह निकासी आपके लिए भी मास्टर प्लान की जरूरत है। और ये अगर एक इदारा मास्टर प्लान बना के बैठ जाएगा तो बाकी काम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी जगह पे कम्युनिटी को आबाद करना है तो तमाम अलाइड जो इदारे हैं उनको साथ लेकर चलना होगा। अब आप मोस्टली पॉइंट्स ऐसे देखें जहां पे ग्रीन बेल्ट सुपर है, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जाता, ना वो जेर जमीन एक्वाफायर को चार्ज करता है और ना बारिशी पानी उसमें जाके खड़ा होता है। अब वासा की तरफ से भी आप देखेंगे कभी उनको पीएचए को शिकायत भी नहीं की गई, तस्लीम कर लिया कि पीएचए की गलती, उन्होंने ग्रीन बेल्ट गलत बना दी, क्या आपने कभी निशानदेही की? कभी निशानदेही नहीं की। तो ये तमाम लोगों को मिलकर काम करना होगा। फिर उसके बाद जो मास्टर प्लान जो मैंने आपको बताया, मास्टर प्लान में जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह आपका ये हाजी कैंप स्टॉर्म वाटर है, जिस तरह टनल बोरिंग का प्रोजेक्ट है, अब ये तो कम से कम इसको इस हुकूमत में फाल कर दे। पिछली हुकूमत से देखते आ रहे हैं, अब तो इसको हो जाना चाहिए। हाँ, अब तो इसको हो जाना चाहिए ना। अगर ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन बन जाती है तो इसके बाद सेंट्रल लाहौर का जितना भी पानी है वो इस ड्रेन में चला जाएगा। ये जो बहुत आसानी से किसी को बाहर निकलना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से ड्रेनेज का निजाम ड्रेनेज हो जाएगा। तो उसकी कोई डेडलाइन भी देनी चाहिए। जाहिद साहब, यही जो शेखजैन से मैं सवाल करी थी, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सड़कों का पानी हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड्स में जमा हो जाता है, फिर इंतहाई वहां से ताफुन उठने लगता है, वो पीएचए की जिम्मेदारी है जब फिर पार्क्स में चला जाएगा पानी? असल में अगर डेंगू का खतरा ना हो तो फिर तो वो पानी जमीन के अंदर जज़ब होना बेहतर होता है, रिचार्ज होता है। लेकिन जो कि डेंगू की फैक्टर की वजह से उसको खाली करना पड़ता है। तो ये शेखजैन की बात सही है कि बड़े प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन जो हमारी होगी तो ये मसाइल हल होंगे। और हाजी कैंप ड्रेन ये जो अब माली साल शुरू हुआ है, इसकी 30 जून को ये कंप्लीट होगा माली साल, तो इसको अगली रेनी सीजन से पहले हम इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। जो मेगा प्रोजेक्ट है टनल बोरिंग का, वो 2.5 साल का प्रोजेक्ट है और इस साल सितंबर में शुरू होगा।
बाकी जो दीगर इदारों की अपनी अपनी डोमेन है, उस सिलसिले में वो अपनी वसात के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। उनकी मतलब हमारे साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है, और पिछले हफ्ते तक तो DGPHA मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में उस ग्रुप में भी मौजूद थे। अब नए आए हैं, इनको आज शेख साहब ने पॉइंट आउट किया, उसको मैं अपने ग्रुप में आज ही इस प्रोग्राम के बाद ऐड करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक, जाहिद साहब ये भी बताइएगा कि ये जो हम लोग हाजी कैंप ड्रेन मंसूबे की बात करते हैं, इसकी खासी तारीफें भी करते हैं कि ये बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर ये बन जाएगा, तो कितने % इसका काम मुकम्मल हो गया है, कितना बाकी है अभी? इसमें 60% मुकम्मल हो गया, लेकिन आपको ये जान के इत्मीनान होगा कि जितना काम कंप्लीट हुआ है उसकी वजह से इस बारिश में हमें एडवांटेज मिला है। जैसे GPO एक पॉइंट होता था, वहाँ पे हमारा कैंप भी लगा हुआ है, लेकिन इस दफा वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ, हालांकि 100 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई है। इसलिए कि जो हाजी कैंप ड्रेन है उस पोर्शन में बनी हुई है, और नीचे उसमें जब पानी चला जाता है, हालांकि वो ड्रेन एंड तक नहीं बनी, लेकिन उसमें स्टोरेज के तौर पे ये काम कर जाती है। और इस तरह से एक मेजर फंडिंग पॉइंट हमारा एड्रेस हुआ है कि अभी इनकम्प्लीट ड्रेन के बावजूद वो हमें फायदा दे रही है। अब अगली बारिशों से पहले एक मस्जिद है निकलसन रोड पे, जो इस ड्रेन के रास्ते में एक मिसिंग लिंक है। वो हमारी कोशिश है कि वो मस्जिद की इंतजामिया से LDA ने बात कर ली है, उसको नई जगह पे मस्जिद बना के दे रहे हैं, और ड्रेन का वो पोर्शन भी हम बना लेंगे इसी माह में, अगस्त में कोशिश है हमारी। तो इस ड्रेन की जो 60% तकमील हुई है वो भी हमें एडवांटेज दे रही है, और जब ये 100% कंप्लीट होगी तो फिर काफी ज्यादा ये बेनिफिट देगी शहरियों को। शेख जैन पूछना चाह रहे हैं कि कब तक कंप्लीट हो जाएगी, कब तक मुकम्मल होगी? जी, ये 30 जून 2021, ताकि अगली मानसून से पहले एडवांटेज ले लें। अगली मानसून से पहले हाजी ये एक और वादा हो गया, हाजी कैंप ड्रेन मंसूबा जून तक मुकम्मल होने वाला है। और PC1 में कागजी तौर पे जो वादा हुआ था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात है 30 जून 2021 तक ये मुकम्मल हो जाए तो सबसे बेहतर है। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, जब तक ये हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होते तब तक तो चले हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके फिर ऑल्टरनेट की तरफ हम लोग देखते हैं कि उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती। वासा ने कितनी मशीनरी खरीदी मानसून के लिए स्पेशली, चाहे वो वाटर सक्कर हो या जो भी एडवांस मशीनरी इस्तेमाल की जा सकती है, या उसकी जरूरत नहीं है अभी हमें? इस वक्त सक्शन मशीनें 45 है हमारे पास, जेटिंग मशीनें भी 45 ही हैं। ये जो सक्शन मशीन होती है वो उसकी कैपेसिटी होती है 6000 से 8000 लीटर। तो अब जब सड़क पे पानी खड़ा होता है वो 8 अरब लीटर खड़ा होता है पानी, तो उसका जो यूटिलिटी है मशीन की बारिश खत्म होने के बाद शुरू होती है। जब बारिश खत्म हो गई, सारा पानी क्लियर हो गया, लेकिन कुछ कोने ऐसे हैं सड़क के या चौक के जो गहरे हैं, वहां पे पॉकेट बनी हुई है पानी की, उसके लिए वो सक्शन मशीन इफेक्टिव होती है। तो जो ही बारिश होती है सक्शन मशीन खड़ी हो जाती है वहां पे, लेकिन वो वेट करती है कि जब बारिश खत्म हो तो उन छोटे छोटे पॉन्डिंग पॉइंट, रेलवे स्टेशन हो गया, दुमोरिया पुल हो गया या कदाफी स्टेडियम हो गया, जो हालांकि बहुत शुक्रिया सैयद जाहिद अजीज साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। शख्सन ऑल्टरनेट भी तो हो सकता है ना, जैसे जाहिद साहब भी बात कर रहे थे कि अगर जब तक हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे तो कुछ ना कुछ तो किया जाए ना, लेकिन हर साल हम यही बात कर रहे होते हैं, गुज़िश्ता साल भी कर रहे थे, ना कोई नई मशीनरी, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट पे हायरिंग के चलो मानसून का मौसम गुजारने के लिए अफरादी कुव्वत थोड़ी बढ़ा ली जाए बाद में। देखें अभी जो आपने सवाल किया ना जाहिद साहब ने उसका बड़ा अच्छा सा जवाब दे दिया कि वो जो हमने मशीन खड़ी की होती है ना वो इसलिए खड़ी की होती है कि जब पानी सारा निकल जाएगा तो फिर वहाँ से, हाँ, तो इट मीन्स कि वो जो मशीन होती है वो कोई काम नहीं कर रही होती, सिर्फ आवाम के दिखावे के लिए खड़ी होती है, उसने कोई काम नहीं करना होता। लिखा हुआ है यहाँ कुछ ना हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। इसका मतलब है कि इन्होंने कहा कि हमारे पास ये गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन गाड़ियां तब काम करती हैं जब पानी कम रह जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका सीवरेज सिस्टम अपग्रेड होने वाला है, जिसकी वजह से ये बारिशी पानी निकलता नहीं है। अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास मशीनरी पूरी है, हम लाहौर को इस मशीनरी के साथ क्लियर कर सकते हैं, तो आपका सिस्टम अपग्रेड नहीं है, तो अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। अब आप देखें कि एक तरफ आपने हाजी कैंप ड्रेन, एक तरफ टनल बोरिंग का प्रोजेक्ट, तो बाकी लाहौर का क्या कसूर है? बाकी लाहौर के लिए तो आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। क्या ख्याबाने फिरदौसी पे पानी जमा नहीं होता? क्या समनाबाद के एरियाज में पानी खड़ा नहीं होता? क्या बंद के एरियाज में बारिशी पानी से लोगों का निजाम जिंदगी मफलूज नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, और खास तौर पर ये कि आने वाले वक्त में उसका हल क्या निकल सकता है और कितनी देर मजीद मुश्किलात में गुजारनी पड़ेगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस के दम तोड़ने के हवाले से। तकरीबन 90% केसेस अब रिपोर्ट नहीं हो रहे, 90% कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी मौजूद है और SOPs पर अमल दरामद करना यकीनी बनाना है। कारोबारी ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है, होटल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, सिर्फ अब स्कूल्स बाकी हैं और शादी हॉल्स बाकी हैं जिनका खुलना बाकी है, जिसके हवाले से 15 सितंबर का टाइम तो दिया गया है, लेकिन उससे पहले एक अहम मीटिंग होगी, हालात का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद इजाज़त मिलेगी बच्चों को स्कूल जाने की या फिर शादी हॉल्स खोलने की और शादी के फंक्शंस करने के हवाले से। लेकिन अब बात सिर्फ करनी है जी SOPs के हवाले से कि अगर रेस्टोरेंट अब खुल गए हैं तो SOPs पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है, किस किस अंदाज में किया जा सकता है, होटल्स में कारोबारी अफराद जो हैं वो किस तरह से SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो आने वाले वक्त में हमें कितने बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब सईद साहब हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। आखिर कोरोना हमारी जान छोड़ने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कंपेयर टू व्हाट वी वर अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। ईद उल फितर के बाद जो एकदम सर्ज आई थी केसेस की और हमारे नंबर ऑफ केसेस बहुत बड़े थे, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज ज़रूर आया है ईद उल अज़हा के बाद भी, लेकिन उसमें वो उतना प्रोलिफिक इंक्रीज नहीं आया। तो हमारा एक R0 नंबर होता है जी, जिसका मतलब है रेप्लिकेशन नंबर। R0 से मुराद है कि ये बीमारी कितनी इन्फेक्शस है और इसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है, यानी एक शख्स कितने लोगों में इन्फेक्शन पास ऑन कर सकता है। वो ईद उल अज़हा से पहले हमारा 0.68 था, जिसका मतलब है कि एक शख्स एक से कम लोगों में पोटेंशियल तक वो इन्फेक्ट करेगा या एक शख्स से आधा बंदा इन्फेक्ट होगा जी। इस वक्त हमारा R0 1.09 पे करीब कर गया है ओवर लास्ट फ्यू डेज, जिसका मतलब है कि 1:1 रेशो है। एज लॉन्ग एज R0 हमारा एक से नीचे रहता है, उसका मतलब यह है कि डिजीज़ स्टेडी पेस के साथ चलती रहेगी कम्युनिटी के अंदर, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ डिजीज़। और अगर R0 हमारा एक से नीचे रहता है तो उसका मतलब है कि ग्रेजुअली द नंबर ऑफ केसेस विल कीप ऑन ड्रॉपिंग डाउन और इवेंचुअली विल गेट रिड ऑफ इट। इस वक्त हमारा 1.09 है, जस्ट अबव 1। तो हमारा एम ये है इसको जल्द अज जल्द एक से नीचे लेके आए ताकि ये डिसेलरेटिंग फेज के अंदर ही रहे, और वो सिर्फ जैसे आपने फरमाया कि मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ SOPs के साथ अमल दरामद करने में ही हमारी खैरियत है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पार्क्स भी खुल गए हैं, डबल डेकर बस भी चल रही है, जू भी खुल गया है, लोगों ने तो ऐसे ऐसे प्लान्स बना रखे हैं, लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि एकदम से जो है वो रश लगने वाला है। जी बिल्कुल, देखें हमें सब्र का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना, हाथ से नहीं छोड़ना। प्रॉब्लम यह है कि जिन मुल्कों में भी लॉकडाउन के बाद हालात खुले हैं वहाँ पे सेकंड सर्ज और सेकंड वेव ज़रूर आई है, और हमने ये ऑब्जर्व किया है सारी दुनिया के तजुर्बात से कि जो सेकंड वेव है वो ख़तरनाक है पहली वेव से ज़्यादा, वो ज़्यादा तबाही मचा। जी बिल्कुल, देखें इकोनॉमिक सरगर्मियों ने चलना है, हम कारोबार को, हम स्कूलों को, हम दफ्तरों को इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद नहीं कर सकते। हमने वी हैव डन अ रिमार्केबल जॉब इन पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली इन पंजाब इन कर्टेलिंग द इन्फेक्शन, और अल्लाह का ख़ास करम शामिल इसमें रहा है। तो आई थिंक कि लोगों का तावन, लोगों का SOPs पे अमल दरामद ही कामयाबी की कुंजी है जी, उसके बगैर पॉसिबल नहीं इसको कंट्रोल। कितना तावन देख रहे हैं आप लोगों का? देखिए जी, देयर इज सवाल ये है जी, सर्टन फैक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें कि बहुत कम अमल दरामद देखने में आ रहा है ना डॉक्टर साहब, और यही बात हम मुसलसल कर रहे हैं कि एब्सोल्युटली जी, और वो अनफॉर्चुनेटली हम जो खतरा आगे नजर आ रहा है उसको भांप नहीं पा रहे, और कुछ लोग हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ कम्युनिटीज हैं सोसाइटीज़ के अंदर, कुछ ग्रुप्स हैं सोसाइटीज़ के अंदर हु आर वेरी particular about the SOPs and I think that is the right path actually। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर शिकवा ये भी है बहुत बड़ा कि अगर तो बेचारे जो अनपढ़ लोग हैं वो SOPs पर अमल दरामद ना करें तो चले, कहीं ना कहीं समझ आता है कि उनको इतना शऊर नहीं है या वो इतने खतरे को भांप नहीं पा रहे, लेकिन हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, हमारे समझदार लोग वो नहीं अपना रहे, वो नहीं मान रहे कि भाई ये मास्क पहनना या फिर लोगों से दूर रहना हमें कोरोना से बचा सकता है। मेरा ख्याल ये स्टेट ऑफ माइंड है रादर देन एजुकेशन रियली। वो ह्यूमन नेचर जनरली रिबेलियस है ना जी, कि आप पाबंदी को पसंद नहीं करते। शुगर के मरीज को आप कहे ना जी कि आपने मिठाई नहीं खानी तो वो ज्यादा दिल चाहता भागता है जी मिठाई खाने बिल्कुल ऐसा ही। पहले उससे शुगर होने से पहले शायद वो मिठाई साल में एक दफा भी ना खाता हो। इसी तरह ह्यूमन नेचर इज वेरी रिबेलियस।
جب بھی آپ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیپل ڈو ریٹیلیٹ. لیکن یہ بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو کہ انتہائی کنٹیجس ہے, جو ایک سے دوسرے شخص میں فوراً منتقل ہوتی ہے اور پھر وہ بہت تیزی سے لوگوں کو انفیکٹ کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا جی یہ ہیومن نیچر ہے کہ جس چیز سے منع کرے گا اسی کی طرف جانے کو بھی دل چاہے گا اور وہ اٹریکٹ بھی زیادہ کرے گی. آپشنز کیا کیا ہیں؟ سختی کی جائے, کیسے سمجھایا جائے, اویئر کیسے کیا جائے, لوگوں کو بتایا کیسے جائے کہ وہ مان جائیں؟ دیکھیں جی, جو کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا میں چل رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے, پرنٹ میڈیا میں چل رہی ہے, ڈسیمینیشن آف انفارمیشن میں تو ہرگز کوئی کمی نہیں ہے. ایس او پیز ہر جگہ کے لیے متعارف کرائے گئے ہیں, ہر جگہ کے لیے ایس او پیز ڈیولپ کیے گئے ہیں. اب ان پہ عمل درآمد کرانا حکومت کا ایک حد تک کام ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ ہر شخص کے اوپر ایک پولیس مین نہیں لگا سکتے یا ایک واچ مین نہیں لگا سکتے. یہ ہمیں خود اپریشیٹ کرنا ہے. کووڈ 19 سوسائٹیز میں کنٹرول میں آیا ہے جہاں پہ لوگوں نے ایس اے پیز پہ عمل کیا ہے اور لوگوں کا اس پہ عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے اور بہت زیادہ ذمہ داری وہ عوام کی ہے اور بزنسز کی ہے, آفیسز کی ہے, ریسٹورانٹس کی ہے, سنیماز کی ہے, شادی ہال جب کھلیں گے ان کی ہے, اسکولز کھلیں گے ان کی ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہم کرائیں اور ہم اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے کلیگس کو اس کے خطرات سے اور ایس او پیز پہ عمل درآمد کے لحاظ سے انفارم کرتے رہے, انہیں ریمائنڈ کراتے رہے. آئی تھنک کہ if we keep on reminding them کہ the COVID is there, it hasn't gone anywhere, it can come to the surface at any time, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کا جو بار بار نوک کرنے کا ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب لوگوں کو آزادی بھی مل گئی ہے, تمام تفریحی مقامات بھی کھل گئے ہیں, ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. لوگوں کے رویے کیسے دیکھے جا رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا ہے. شادی ہالز کے علاوہ تمام کاروبار کھولنے کی اجازت بھی مل گئی ہے. ریسٹورنٹس بھی کھل گئے. ریسٹورنٹس میں ایس او پیز پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے جانتے ہیں. نیوز اینکر ناشیہ زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بتانے والی ہیں. جی ناشیہ, بتائیے. کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. کاروبار کی بات ہو رہی ہے جو کہ بحال تو ہو گئے ہیں, تو ایسے میں سب سے زیادہ چلنے والا کاروبار اسپیشلی لاہور میں بات کی جائے تو وہ خوابوں کا کاروبار ہوتا ہے, ریسٹورنٹ کا کاروبار ہوتا ہے جو کہ فل زور و شور سے چلتا ہے. تو لہٰذا لاہوریوں کے لیے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ریسٹورنٹس اور جو خوابے ہیں, فوڈ پوائنٹس ہیں, وہ بھی دوبارہ سے کھول دیے گئے ہیں. لیکن میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایس او پیز جو حکومت نے بنائے ہیں اگر آپ اس پر عمل درآمد کریں گے تو ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے, ورنہ جیسا کہ اگر آپ ماسک نہیں لگایا ہوگا تو آپ کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. تو لہٰذا جو ایس او پیز حکومت نے بنایا ہے میں چاہوں گی ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائیں تاکہ وہ لوگ جو ابھی ریسٹورنٹ جانا چاہتے ہیں یا خوابوں کا رخ کرنا چاہتے ہیں یا آنے والے دنوں میں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے چیز کلیئر ہو, تاکہ جب وہ ریسٹورنٹ جائیں تو ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. انہیں پہلے سے ہی پتا ہو کہ انہوں نے کون کون سے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہے. جیسا کہ ہم زیادہ تر اکیلے جانا پسند نہیں کرتے ریسٹورنٹس میں, ہم چاہتے ہیں گیدرنگ کی صورت میں جائیں, فیملی کے ساتھ جائیں یا فرینڈس کے ساتھ جائیں. تو ان کے لیے یہ ایس او پی جو ہے بہت ضروری ہے کہ اگر ان کی گیدرنگ میں یا ان کی فیملی میں 60 سال سے زائد عمر کے کوئی افراد موجود ہیں جن کے ساتھ وہ جانے کا پلان کرے ہیں تو وہ پہلے سے ہی محتاط ہو جائیں, کیونکہ ان کو انٹری کی اجازت نہیں ملے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں بعد میں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے, وہ پہلے سے ہی ایسے افراد کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ماسک پہننا اپنے اوپر لازمی کر لیں, کیونکہ اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کو بھی ریسٹورنٹ میں انٹری نہیں ملے گی اور آپ کے لیے ہی مشکل ہوگی. تو لہٰذا یہ کچھ ایس او پیز ہیں جو کہ عوام کے لیے ہیں اور ہمیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اب ریسٹورنٹ جو انتظامیہ ہے یا خوابوں کے جو آنرز ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایس او پیز وضع کیے گئے ہیں جن پر عمل درآمد کرنا انتظامیہ کا کام ہے. جیسا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ریسٹورنٹ کھلا ہے وہاں کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے, ڈائن ان کا انوائرمنٹ ہے, اس پر ایس او پیز کس حد تک لاگو کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اگر انتظامیہ کی بات کریں یا ان لوگوں کی بات کریں جنہوں نے کسٹمرز کو ڈیل کرنا ہے, ان کے لیے بہت ضروری جو ایس او پی بنایا گیا ہے کہ وہ اپنا پورا ان کا جو ایک آؤٹ لک دی گئی ہے جس میں ان کی کیپ شامل ہوگا, ان کے گلوز شامل ہوں گے, ساتھ ہی ساتھ ماسک پہننا بڑا ضروری ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے علاوہ وہ کسٹمر جو ریسٹورنٹ میں آنا چاہتے ہیں یا وہ کھانے کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں ان کو سینیٹائزر دینا لازمی ہوگا. سب سے پہلے تو ان کا ٹیمپریچر چیک کرنا لازمی ہوگا. لہٰذا ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور ان کا ٹیمپریچر چیک کیے بغیر یا اگر انہوں نے ماسک نہیں پہنا اور ان کو انٹری دینے کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ فوراً اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اندر ڈائن ان کی اجازت تو دی گئی ہے, اب ڈائن ان میں
कितने लोगों को एंट्री दी जा सकती है और सोशल डिस्टेंस किस तरह से मेंटेन रखा जाएगा, इस हवाले से भी हुकूमत ने SOPs वाजे कर दिए हैं। जैसा कि वो रेस्टोरेंट जहां पर 100 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी वहां पर सिर्फ 50% लोग बैठ सकते हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा बहाल रखा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी हुकूमत ने वाजे किया है कि हर टेबल पर एक सैनिटाइजर ज़रूर मौजूद होगा जो कि कस्टमर या उनके क्लाइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि SOP में कि वो रेस्टोरेंट जो कि बूफे या हाईटेक इंतजाम करते हैं तो वो सारी सर्विसेज होगी उनकी इंतज़ामिया वो टेबल पर प्रोवाइड करेगी ताकि रश से भी बचा जा सके। और वो रेस्टोरेंट या वो कैफेटेरिया जो कि बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए प्ले एरियाज भी रखते हैं जहाँ पर बच्चे जाके खेलते कूदते हैं, उनकी गैदरिंग से बचने के लिए हुकूमत ने फिलहाल SOPs में ये वाजे किया है कि प्ले एरियाज ओपन नहीं होंगे ताकि गैदरिंग से या रश से बचा जा सके और आप लोग अपना खाना तो बाहर इंजॉय करें लेकिन SOPs के साथ ताकि कोरोना से भी बचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन नाशिया जुबैर हमारे साथ मौजूद रही और क्या सूरत हाल है हमें बता रही थी SOPs बहुत डिटेल्स डॉक्टर साहब। और साथ साथ पीछे जो लोगों को मैं देख रही थी डॉक्टर साहब, ये जो मास्क लोग पहनते हैं नाक पे नहीं पहनते नीचे करके थोड़ा पहन लेते हैं, इससे भी असर हो जाता है, बच सकता है इंसान कोरोना से? देखिए वो स्पिरिचुअल असर शायद जरूर हो जाता हो, नाक और मुंह दोनों का कवर करना अच्छा बड़ा डॉक्टर साहब, लोग अभी तक नहीं समझ रहे, लोगों को लग रहा है बस हमने दिखावे के लिए मास्क पहनना है, वो अभी तक अपने लिए नहीं पहन रहे। देखें यही समझ आना लोगों में बड़ी जरूरी है। हाँ। अगर हमने इस बीमारी को रोकना है तो ये समझ आना बड़ा जरूरी है कि मास्क सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ मींस ऑफ शोइंग इट टू एनीबॉडी और जस्ट प्रिटेंडिंग दैट आई एम वेयरिंग द मास्क। ये इंपॉर्टेंट ये है कि नाक और मुंह को अच्छी तरह कवर किया जाए क्योंकि वायरस की डिसेमिनेशन मुंह के अलावा नाक से भी होती है जी। ठीक डॉक्टर साहब, अब होटल्स की सूरत हाल आपने देखी है, पहले भी हमने देखा कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर तो SOPs बहुत अच्छे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, वो तो नो एंट्री कर देते हैं। मैं खुद आई विटनेस हूँ बहुत सारी जगहों पे कि जिसने मास्क नहीं पहना वो कहते हैं भाई आप अंदर आ ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी जो छोटी मार्केट्स हैं, हमारे जो ढाबे हैं, हमारे जो छोटे छोटे होटल्स हैं, मसला सबसे बड़ा वहाँ पर है कि कैसे वो लोगों को सैनिटाइज करेंगे, कैसे उनको सैनिटाइजर फराहम करेंगे। बिल्कुल जी, इसमें बहुत बड़े लॉजिस्टिक इश्यूज हैं। जो बड़ी जगहों पे आपका बिल्कुल बात दुरुस्त है कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर SOPs के अंदर बड़ा अच्छा अमल दरामद हुआ, बड़े रेस्टोरेंट भी ज़रूर कर लेंगे, लेकिन ढाबों के ऊपर आई थिंक कि जो ढाबा ओनर है वो शायद उतना इम्प्लीमेंट ना कर सके और बात फिर वही लोगों के ऊपर आ जाती है जी कि जो आप अपनी फैमिली के साथ या खुद जा रहे हैं, आपने ना सिर्फ अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, बल्कि बाकी लोगों को बचाना है। इसलिए SOPs पे अमल दरामद इस सिचुएशन के अंदर मास्क का पहनना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिर है खाना खाते हुए हम मास्क नहीं पहन सकते, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना इज़ अ रियल प्रॉब्लम रियली। उसके अंदर लेट्स सी कि उसका इफेक्ट क्या आता है। लेकिन आई थिंक कि हमारी अपनी पर्सनल अवेयरनेस बड़ी जरूरी है इसके बारे में। और मास्क पहनना है तो हमने दिखावे के लिए या किसी जुर्माने से बचने के लिए नहीं पहनना, बल्कि हमने खुद को सेव करने के लिए पहनना है। ये आपकी जो है वो स्पिरिट होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब, सेकंड पीक कितना खतरा, कितना खदशा, माहिरीन क्या बता रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें। इस सूरत हाल में जो हमारा रिप्रोडक्शन नंबर R0 की जिस हम बात कर रहे थे वो बढ़ है, बहुत आहिस्ता बढ़ है, जिसका मतलब है कि उसकी पीक इन वेरी नियर फ्यूचर हम एंटिसिपेट इंशाल्लाह कर नहीं रहे कि आएगी, तो बहुत वो सर्ज आएगी जो कि ईद उल फितर के बाद आई थी। लेकिन अब अगले माह मुहर्रमुल हराम आ जाएगा, उसमें मजालिस का इनकाद होना है, जलसे जुलूसों का इनकाद होना है, उसके लिए SOPs क्योंकि बहुत वाज़ेह और बहुत डिटेल्ड SOPs जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाए हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि वो इम्प्लीमेंटेशन भी उनकी होगी, हमारे भाई भी इसको अमल दरामद करेंगे और गवर्नमेंट भी इस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करेगी। तो असल इशू है कि वो अब ईद उल अज़हा अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से गुजर गई है, तो हमारा वो रेप्लिकेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। उम्मीद है कि मुहर्रम के बाद भी ऐसी सूरत हाल रहेगी और असल थ्रेट हमारी आएगी जब स्कूल्स हमारे खुलेंगे, क्योंकि स्कूल्स खुलने के बाद जो एकदम सर्ज ऑफ पीपल ऑन द रोड्स इन द स्कूल्स ऑन पिकिंग अप द चिल्ड्रन वो आती है, वो डिटरमिन करेगी कि हमारी पीक का साइज क्या होगा अगर वो आई तो। इसका मतलब है अभी जो शादी हॉल्स खोले जाएंगे या फिर स्कूल्स खुलेंगे, ये दोनों अभी फैक्टर मौजूद हैं हमारे यहाँ। एब्सोल्यूट, अभी तो जी जो रेस्टोरेंट खुले हैं या जो बाकी जगह जिम्स वगैरह खुले हैं, इनका इम्पैक्ट तो अभी अगले 5 से 10 दिन के अंदर आना है जी। तो इसलिए वी आर नॉट वेरी श्योर कि, लेकिन जिस तरीके से ईद उल अज़हा के बाद से हमारी रेप्लिकेशन रेट के अंदर बहुत फिनोमिनल चेंज नहीं आई, तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह लोगों के तावन से इस सेकंड पीक को हम शायद उतना अचीव ना कर सकें जो कि ईद के बाद हमने
अनफॉर्चुनेटली की थी जी, छोटी ईद के बाद की थी। ठीक, डॉक्टर साहब, कोरोना जिस तरह से पाकिस्तान में बिहेव कर रहा है या जिस तरह से हमारे लोगों को मुतासिर कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि हम खासी हद तक बचे रहे हैं, जो पूरी दुनिया में हम हाल देख रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अब कोरोना ने तो साथ साथ ही चलना है जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। क्या हम हमारे जो लोग हैं, हम लोग हैं, इम्यून हो चुके हैं या फिर हमारा सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर चुका है? अब आने वाले दिनों में भी, अगले साल या उससे अगले साल जब तक वैक्सीन नहीं आती, तो क्या ये एक रूटीन का नज़ला जुकाम बन जाएगा या फिर ये एक खतरे की अलामत रहेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती? देखिए, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती वो खतरे की अलामत रहेगा। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि जो हर्ड इम्यूनिटी जिसकी बहुत शुरू में बड़ी बात हो रही थी, ये कि 70% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो के अगर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो के वो इम्यून हो जाएं, वो अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 इन्फेक्शन के अंदर वो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वैलिडेट हो नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 विल continue to be a problem in susceptible population in particular. बिल्कुल। Susceptible population से मुराद है वो लोग जो कि over 60 years of age हैं, elderly हैं, vulnerable जो हैं, जो diabetics हैं, uncontrolled heart, kidney, lung disease के जो मरीज हैं, उनके अंदर mortality rate definitely high रहेगा, जैसे कि बाकी बीमारियों के अंदर होता है। तो ये real threat तो अपनी जगह पे रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आती। और वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कितनी होगी, क्योंकि इस वक्त तक 6 से 7 स्ट्रेन इसके आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इस वायरस के डिफरेंट म्यूटेटेड स्ट्रेन्स। तो वो वैक्सीन जो आएगी वो इनके खिलाफ आएगी, लेकिन उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कितना अर्सा होगी? जैसे कि फ्लू की वैक्सीन हम हर साल लगवाते हैं, बहुत सारे लोग लगवाते हैं, वो रिकमेंडेड है बहुत सारे लोगों में, उसकी भी जो प्रोटेक्शन रेट है वो अराउंड 50% के करीब है। तो आई एस्यूम के जैसे जैसे पॉपुलेशन के अंदर ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ होती जाएगी, ये इवेंचुअली विल बिकम वेरी कॉमन, जैसे आपने फरमाया कि नज़ला ज़ुकाम की तरह की एक बीमारी इवेंचुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बन जाएगी। ठीक, डॉक्टर साहब, पहले हम जब कोरोना की बात करते थे कि अगर किसी भी शख्स को नज़ला ज़ुकाम है, खांसी हो रही है, कुछ सांस लेने में दिक्कत है, तो वो फौरी तौर पे खुद को आइसोलेट कर ले, दूसरे लोगों से दूर कर ले, मास्क पहने, बिल्कुल जो है वो सोशल ना रहे। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, अभी क्या करना है? अभी उसे फौरी तौर पे जाके टेस्ट कराना है या फिर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो बस अलग हो जाए? देखिए जी, सबसे पहला है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एक से दूसरे में बचाना, रोकना है। सबसे पहले आप आइसोलेट होके उसके बाद प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके अपना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी है, एक तो हमें पॉजिटिविटी इसका पता है कि क्या है और हमने SOPs के ऊपर घर के अंदर कैसे अमल दरामद करना है, और सेकेंडली खुदा न खास्ता अगर डिटीरियोरेशन होती है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो हम उस वक्त ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुलाकात आपके करवाएंगे पाकिस्तान के एक और टैलेंट से, जो कि एक तालिब इल्म है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। उनका ताल्लुक है ECAT में UET के एंट्री टेस्ट में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है और सकलैन मुश्ताक इनका नाम है, जिन्होंने 400 में से 354 नंबर हासिल करके सबको पछाड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सकलैन? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। सबसे पहले हमारी तरफ से, लाहौर न्यूज़, दुनिया मीडिया ग्रुप, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है। बहुत शुक्रिया। कितना एंजॉय कर रहे हो अपनी इस कामयाबी को? काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और 2 दिन पहले रिजल्ट आया लेकिन अभी तक एक्साइटमेंट है, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है, वो काफ़ी अभी रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुबारकबाद आ रही है, मिठाइयाँ भी चल रही हैं घर में। बेशक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये फर्स्ट आने का प्लान था, यही सोचकर सारी मेहनत की थी या ये अचानक हो गया? मेरा ये मानना है असल में कि अचानक कुछ भी नहीं होता। हम ये बात करना बड़ा अजीब लगता है किसी के सक्सेस स्टोरी को देख के, क्योंकि उनके लिए होता है कि इस वक्त ये फर्स्ट आया तो इसकी यही मेहनत है, हमें लगता है उसी सेकंड में वो मेहनत है। असल में ऐसा नहीं होता, ये पिछले कई सालों की मेहनत, पिछले कई सालों की जुस्तजू। मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है हुसनैन मुश्ताक, वो फ़िलहाल किंग एडवर्ड में, वो मैट्रिक में भी टॉपर था और FSC में भी टॉपर था। मैं मैट्रिक में भी नहीं टॉप कर सका, मैं FSC में कोशिश बहुत की लेकिन नहीं हो सकी जी। चले, लेकिन FSC में फिर पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। पार्ट 1 में मेरी सेकंड थी इंजीनियरिंग में, लेकिन मेरी कोशिश थी कि कम से कम एक तो पोजीशन लूँ। इसका मतलब है कि प्लान था ये, और इसी सोच में आप मेहनत कर रहे थे कि मुझे टॉप पे जाना है और मुझे फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है।
سکلین بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ نہیں پلان کر رہے ہوتے, بس محنت کرتے ہیں لیکن اچانک سے ان کی پوزیشن آ جاتی ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. ہمیں بتائیے کہ کمپرومائز کیا کیا کرتے ہو؟ پڑھنا لکھنا, ہر وقت پڑھنا لکھنا, باقی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو عام لڑکے کرتے ہیں جو آپ نہیں کر پاتے؟ نہیں کر پاتے نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں سب کچھ کرتا ہوں. میں ساتھ لے کے چلتے ہو سب کچھ؟ میں فٹ بال بہت کھیلتا ہوں, بہت انجوائے کرتا ہوں, اور لیکن یہ معاملہ ہے کہ اپنی روٹین اس طرح کی سیٹ ہوگی ہوئی ہے کہ اب مجھے پسند نہیں ہے انٹرٹینمنٹ, ڈرامہ وغیرہ میں اس طرح دیکھتا نہیں, موویز نہیں دیکھتا. میں پھر وہ ٹائم بچا کے میں کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں لگا لیتا ہوں. جیسے جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا اور ہمارے پیپر کینسل ہو گئے تھے, پھر میں نے سوچا تھا کہ میری بڑی خواہش تھی 2 سال سے, ٹائم نہیں ملا تھا کہ ایڈیٹنگ سیکھوں, فوٹو اور ویڈیو ایڈیٹنگ. پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا, پھر اینٹی ٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا, اینٹی ٹیسٹ پہ فوکس کیا. لیکن ساتھ ساتھ میں تھوڑا بہت ریکریشن کے طور پہ فٹ بال. وقت کو ضائع نہیں کرتے, کچھ نہ کچھ ایسا پلان کرتے رہتے ہو کہ کچھ سیکھا بھی جائے, کوئی اسپورٹس میں ایکٹیو رہا جائے. اب ہمیں بتائیے کہ کامیابی کے لیے آپ کے تعلیمی ادارے کا اچھا ہونا, آپ کے اساتذہ کا ساتھ دینا, سپورٹیو ہونا کتنا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ ضروری میرے خیال سے یہی چیز ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کی آپ کے ساتھ سنسیئرٹی کتنی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں, جیسے ہمارے ٹیچرز یہ تھے کہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ ہم کسی بھی ٹائم جا کے انہیں, ہمارے نمبرز ان کے پاس تھے, ان کے نمبرز ہمارے پاس تھے, ہم کسی بھی ٹائم انہیں فون کر سکتے تھے. نہ صرف اسٹڈی سے ریلیٹڈ, کوئی بھی لائف میں کوئی مسئلہ آ گیا اور اس کے لیے آپ کو گائیڈنس چاہیے تو ویسے بھی کاؤنسلنگ آپ کو ملتی رہتی ہے ضروری. ٹیچرز جو ہیں وہ اس کے علاوہ لیکچرز کے دوران بھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے اگر کوئی موقع مل جائے. خاص طور پہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں پروفیسر محمد جمیل اختر, ان کا تقریباً 55 ایئرس کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. وہ کافی زیادہ لائف سے ریلیٹڈ بھی اور سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی کافی اچھی گائیڈنس دیتے تھے, اور موٹیویشن انہوں نے میرا جو, میں پہلے یہ تھا کہ جب فرسٹ ایئر میں تھوڑا ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہوا تو اس میں میں ذرا گھبرا گیا کیونکہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ ذرا میرے سے آگے پہنچ گئے اور میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. لیکن انہوں نے موٹیویٹ بہت کیا, اس وجہ سے میں کافی امپروو کیا, اور سیکنڈ پھر میری پوزیشن فرسٹ ایئر میں بنی انجینئرنگ میں. اچھا سکلین, میرا خیال ہے یہی بات ہے جو آپ بات کر رہے ہو اساتذہ کے حوالے سے, تعلیمی ادارے کے حوالے سے. پنجاب گروپ آف کالجز اسی لیے دوسرے کالجز سے کافی مختلف پایا جاتا ہے. طلباء و طالبات کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں موقع مل جائے اس کالج میں جانے کا, پڑھنے کا, کیونکہ ایک ریپیوٹ بہت اچھی سیٹ ہو چکی ہے. بالکل, بہت پچھلے میرے خیال سے 50 سال کے اندر جی سی تھا ٹاپ پہ, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو اس نے لیڈ کیا ہے کافی دیر تک. لیکن ایک ادارے کی شدید ضرورت تھی میرے خیال سے جو مقابلے میں, کیونکہ کمپٹیشن ہی کوئی نہیں تھا مل چکا ہے. ٹھیک ہے, بیسٹ آف لک سکلین مشتاق آپ کو, اور آنے والی زندگی میں بھی آپ اسی طرح کامیابیاں کامرانیاں سمیٹتے رہیے, ہماری یہی دعا ہے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. جاتے جاتے الٹی کلٹی ٹریک سنتے ہیں. اللہ حافظ.